ठीक है, तो आज विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले मुझे स्टार्ट करना था फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा चैप्टर है ना, ये बीच में तो छूट जाएगा। और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो होते हैं ना, ये जरूर कवर करवाते हैं बहुत जल्दी, तो आपके फिर टेस्ट वगैरह में भी आए, है ना, तो इसको छोड़ना सही नहीं है। ग्रेविटेशन ऑनवर्ड्स हम करते रहेंगे जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं, है ना। ग्रेविटेशन के बाद फ्लूइड आ जाएगा, फ्लूइड के बाद सिस्टम आ जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर उसके बाद वेव्स आ जाएंगी, है ना। तो ये आपका यूनिट 3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। वी हैव स्टिल 3 मंथ लेफ्ट, है ना। फरवरी 15 तक खत्म होता है, 2.5 मंथ है। इजिली विल अचीव आवर टारगेट, नो नीड टू वरी। बस आप लोग एक चीज का ध्यान रखो, रेगुलरली क्लास अटेंड करो, है ना। ये चीज ध्यान रखना, इसमें कोई भी क्लास लग रही है, अगर वो रेगुलर क्लास है, इवन डाउट क्लास भी है, वो भी अटेंड करना। लास्ट क्लास जैसे थर्सडे को ही थी, तो उसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कस किए, तो उसके मैंने नॉर्मली उसकी रिकॉर्डिंग हुई भी है, लेकिन वो स्प्लिट हो गई, तो इसलिए मैं उसको ग्रुप में नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आप देख लेना, क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में। जो ग्रुप में मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं ना, वही क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किए। तो उसकी एक्चुअली रिकॉर्डिंग जो है ना, कई पार्ट में है, तो उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अगर नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो फिर डाउट क्लास में डाउट पूछ लेना, उससे आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा, है ना। बस वो ये रेगुलरिटी बना के रखो, क्योंकि अभी आप ध्यान रखना हो ना, अभी थोड़ा सा हम रिलैक्स हैं क्योंकि पैंडेमिक डे टाइम चल रहा है ना। लेकिन एक बार जिस टाइम आप एग्जाम दोगे ना 2022 में, है ना, उस टाइम थोड़ी कुछ चल रहा होगा ऐसा कुछ, ना किसी को याद रहेगा कि ऐसा कुछ उस टाइम हुआ था। तो ऐसा कोई रिलैक्सेशन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला, है ना। कि अभी थोड़ा सा रहता है कि अभी तो ऐसे चल रहा है तो थोड़ा सा आराम से करते हैं, ऐसा नहीं। जो भी टेस्ट शेड्यूल है उसको मैक्सिमम पोटेंशियल से आप अटेंड करो, रेगुलरली क्लास अटेंड करो, है ना। जो भी चीज असाइनमेंट्स है उसको अप टू डेट सॉल्व करो, है ना। वो ध्यान रखना, इसी से आप नॉर्मली गेन करो, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे नहीं गेन कर पा रहे हैं तो कहीं वाई में ज्यादा गेन कर पाएंगे, वाई में नहीं कर पाए तो जेड में ज्यादा गेन कर पाएंगे। मतलब एक्स वाई जेड सब जगह सेम चीज ही होती है। तो अगर आप एक्स में गेन नहीं कर पा रहे हो तो कोई वाई ऑप्शन में गेन कर पाओगे, इट्स नॉट नेसेसरी। जेड ऑप्शन में बिल्कुल गेन नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो चीज ध्यान रखना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको इस चीजों। मैंने आपको जस्ट ये बताया कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मॉड्यूल, फिर एनसीईआरटी, फिर टाइम टू टाइम जो आपके असाइनमेंट्स उसको आप कर लो, और टेस्ट हो, है ना। और टेस्ट में जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, एक बार पढ़ाने के बाद टेस्ट कर ही लोगे। तो बहुत सारे चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, लाइक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एक मेजर चैप्टर है जो कि हम पूरा कर चुके हैं, है ना। वो एनसीईआरटी में 3-4 चैप्टर में स्प्लिट करके दिया हुआ है ना। तो सबको हमने कर लिया एक साथ। और आज जो हम एक मेजर चैप्टर करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको कर लेना चाहिए, है ना। ग्रेविटेशन, है ना। यहाँ पे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, वी स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन। देखो जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, ये अगर आप 12th के बाद करते तो बहुत ज्यादा आसानी से हो जाते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशन चैप्टर इज वेरी मच सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, है ना। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया तो ग्रेविटेशन पढ़ लिया, और ग्रेविटेशन पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया। तो बाद में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इसको रिवाइज भी एक बार करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तुरंत बाद इसको थोड़ा रिवाइज भी करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे जो कंसेप्ट है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होते हैं, जो कि अभी हम नहीं भी कर पाते हैं कई बार, है ना। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आने के बाद अपने आप आपको आए, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा जो चीजें इसमें ग्रेविटेशन चैप्टर में, वो सारी चीजें क्या है ना। इसलिए कई भी जगह पे ग्रेविटेशन 12th में पढ़ाते हैं, है ना। कि जो चैप्टर जो ग्रेविटेशन है वो 12th में पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन हम अभी पढ़ लेंगे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम इसको रिवाइज करें, तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में सिमिलरिटी क्या है। क्योंकि अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, तो आपको ग्रेविटेशन के बारे में पता ही है कि इसका जो सबसे मेन चीज है, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा, ऐसे ही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि आपको पता है पूरी की पूरी जो मैकेनिक्स है ना, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है, प्लस फ्यू कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स। कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स हैं कुछ, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि आप पढ़ चुके हो लॉज ऑफ मोशन में, ऐसे आपका आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते है ना, उसी के बारे में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले लूं कि देयर इज अ 2 पॉइंट मासेस, है ना, जस्ट हम यहाँ पे ले लें कि कोई आपके यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस हैं, एक मास आपका कैपिटल एम है और दूसरा मास आपका स्मॉल एम, 2 पॉइंट मासेस हैं, इनके बीच में सेपरेशन अगर आर है, इनके बीच में सेपरेशन क्या है बेसिकली आपका आर, तो आपको पता है दोनों पॉइंट मासेस एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो ये कैपिटल एम इस स्मॉल एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सेम फोर्स से स्मॉल एम कैपिटल एम को अपनी तरफ, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसी फोर्स के बारे में डिस्कस करता है कि भाई ये जो फोर्स होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, है ना, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, है ना, इसलिए कई बार हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, दिस इज समटाइम्स नोन एज ए इनवर्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड F इज डायरेक्टली इक्वल टू द 1 by r स्क्वायर होगी। इसी को जब हम कंबाइन करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी G कैपिटल M इनटू स्मॉल m by r स्क्वायर, एंड G जो होता है ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसके एक फिक्स क्या होगी जैसे कि आपकी वैल्यू, दिस इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, 6.67 into 10 power minus 11, है ना, ये आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होती है, तो F इज इक्वल टू हो गया G कैपिटल M इनटू स्मॉल m by r, तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना, कि भाई फोर्स जो लगेगा वो G कैपिटल M इनटू स्मॉल m by r स्क्वायर के इक्वल है ना, तो सबसे पहली चीज यही है कि जो भी इसमें चीजें होंगी इसी लॉ के ऊपर बेस्ड हो, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो फोर्स है ना, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इसके सर्टेन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी यहाँ पे आपका फोर्स आ रहा है दिस इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है ना, तो अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ूं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, कि भाई व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज में ये सारे कंसेप्ट, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होगी कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना, कि हमेशा अट्रैक्टिव हो, कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्सिव भी हो सकता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टीज, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, भाई मीडियम कोई भी हो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू उससे क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट है ना, तो भाई इन दोनों के बीच में हम एयर ले लें या बीच में वाटर ले लें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस, इन मीडियम बिटवीन टू मासेस, भाई दोनों मासेस के बीच में क्या मीडियम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G कैपिटल M इनटू स्मॉल m by r स्क्वायर ही, है ना, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स इन पेयर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स इन पेयर, कम्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, तो ये तो कोई सरप्राइजिंग चीज है ही नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ यही है कि हर एक्शन का पेयर होगा जब आपका रिएक्शन होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा किसमें आएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर में आएगा, कि अगर जैसे ये मास इसको किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये मास भी इसको सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, अगर एक आपका एक्शन हो गया दूसरा क्या हो गया आपका रिएक्शन हो गया, हाँ, फिर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर का जस्ट हो गया कि फोर्स ऑन द वन ड्यू टू द टू,
है ना, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द टू ड्यू टू। जितना फर्स्ट मास सेकंड पे अप्लाई कर रहा होगा फोर्स, इसको अगर मैं फर्स्ट मास ले लूं और इसको अगर मैं सेकंड मास ले लूं, तो जितना फर्स्ट सेकंड पे अप्लाई कर रहा है, इसको अगर F21 ले लें, उतने सेकंड फर्स्ट पे करेंगे, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगी बेसिकली आपकी अपोजिट। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होगा ये हमेशा किसमें आएगा बेसिकली आपका एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कई सारे नॉन सेंट्रल फोर्स भी होते हैं लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज अ सेंट्रल फोर्स। तो हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स का जस्ट मतलब ये हो जाएगा कि जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स का जस्ट मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, line of action of force, right, passes through line joining the center of the two bodies, the center of spherical body, center of spherical body, है ना। कि सेंट्रल फोर्स का मतलब है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगा ना, वो इस पासेस थ्रू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। मतलब अगर ये हो गया कि सपोज मैंने आपसे ये बोला, सेंट्रल फोर्स का मतलब आप इस तरह समझना कि यहाँ पे सपोज मैंने कोई दो स्फेरिकल बॉडी ली, है ना, इस बॉडी का रेडियस है r1, मास सपोज m1 है, इससे किसी सेपरेशन पे एक दूसरी बॉडी रखी हुई है इसका रेडियस डिफरेंट हो सकता है, इसका रेडियस r2 हो गया, इसका मास m2 हो गया। तो जो फोर्स एक्ट करेगा ना, वो दोनों की जो सेंटर ज्वाइन करेगी, अगर ये सेपरेशन इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो जो फोर्स लगेगा वो इसके अलोंग लेगा, फोर्स ऑन द 1-2 चाहे हो, चाहे फोर्स ऑन द 2-1। हमेशा जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है, दोनों बॉडी की जो सेंट्रल लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग क्या करता है, जैसे आपका है ना, उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि F12 या F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, डायरेक्शन तो अलग अलग है। अगर आपसे कोई पूछे कि F12 और F21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, या F21 का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, तो उसके लिए जस्ट हम ये बोल देंगे, ये आपका हो जाएगा Gm1m2 by r²। इस स्फीयर का क्या साइज है उससे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ डिपेंड करेगा दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच में सेपरेशन है। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हो गया कि जो फोर्स पास करता है वो जो दोनों बॉडी की सेंटर को लाइन लाएगी, उसके अलावा फोर्स क्या करेगा, जैसे आपका एक्ट करेगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हो जाएगा दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, right, is independent of path, है ना, कि भाई पाथ से इंडिपेंडेंट वर्क डन हो जाएगा, है ना, भाई वर्क डन जो होगा पाथ फंक्शन नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फंक्शन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब सिंपल सा हो गया कि इसकी वजह से जो भी वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये अभी तो आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होगे मेन पैरेलल ट्रैक में, जब आप इसका वर्क डन आएगा तो उसमें चीज डिटेल में मेंशन है ना। फिलहाल मैं ये लिख रहा हूँ, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसकी वजह से वर्क डन जो होगा वो पाथ से क्या होगा, वैसे कि आपका इंडिपेंडेंट है। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं उसकी बेसिक क्या है, वैसे कि आपकी प्रॉपर्टीज। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, वो आपको सर ठीक से पता चले। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? भाई मैंने बोला ना कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं
जिसकी की वजह से वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ओके सर। दैट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना। भाई जब जिस फोर्स की वजह से वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है उस फोर्स को हम क्या होता है इसलिए आपके कैलकुलेट है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बताओ सर फिर ग्रेविटेशनल फोर्स स्टेट फंक्शन है? हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन है, यस सर। है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन। अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है तो आप कोई भी पाथ फॉलो करो, सारे पाथ में वर्क की वैल्यू क्या होगी, सेम, है ना। लेकिन थर्मोडायनामिक वर्क स्टेट फंक्शन नहीं, वो पाथ फंक्शन था। अगर अलग अलग पाथ होगा तो उससे वर्क की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। तो कंजर्वेटिव का मतलब वही है कि वर्क जो होगा पाथ से क्या होगा, वैसे क्या आपका इंडिपेंडेंट। तो पॉइंट नंबर 5 आ गया। ऐसे ही आ गया पॉइंट नंबर 6, है ना। यहाँ पे आपका आ गया पॉइंट नंबर 6। तो जो पॉइंट नंबर 6 है, हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पॉइंट नंबर 6 में आपका ये आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा किस चीज को फॉलो करेगा, कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ना दो स्टेटमेंट होते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब भी हम बात करेंगे तो इसके हमेशा आपके दो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट आपके ये होते हैं। पहला स्टेटमेंट कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये होता है कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, between two masses is independent of presence of third mass, presence of third mass, है ना। कि दो मास के बीच में जो फोर्स होता है वो प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। पहला स्टेटमेंट ये है। और सेकंड स्टेटमेंट आपका ये होगा कि नेट फोर्स ऑन एनी मास, सिंपल सा हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास। दूसरा ये हो जाएगा कि फोर्स बिटवीन, राइट, net force on any mass is vector sum of individual forces, है ना। नेट फोर्स ऑन एनी मास इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। इसका मतलब ये है, मैं इसको इस तरह से आपको समझाता हूं। सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 मास लिखा, एक पॉइंट मास आपका m1 यहाँ पे है, इससे किसी सेपरेशन पे कोई m2 मास यहाँ पे, और यहाँ पे कोई थर्ड मास m3। तो जब मैं m1 m2 के बीच में फोर्स निकालूंगा, मैं बोलूंगा m1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सपोज F12 लग रहा है, और m2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F21 लग रहा है। तो भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इसको इससे कोई मतलब थोड़ी होगा। भाई F12 या F21 की अगर हम बात करें तो F12 या F21 की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू तो सिंपल से आपकी हो जाएगी जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, है ना। इसको इससे क्या मतलब है, मतलब कोई थर्ड मास यहाँ पे हो बीच में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो मास के ऊपर जो फोर्स होगा वो प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास से क्या रहेगा, इसलिए आपका इंडिपेंडेंट, क्वाइट ऑब्वियस चीज है ना। हाँ लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि इस m1 के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगा कि नेट फोर्स ऑन एनी मास इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। कि भाई ये m1 को ये सेकंड भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और इस m1 को ये थर्ड भी अट्रैक्ट करेगा अपनी। इसको मैं F13 लिख दूंगा। F13 को m2 से कोई मतलब नहीं है, F12 को m3 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि m1 पे नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स इन दोनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेंगे, वेक्टर साइन बना के यहाँ पे हम क्या बना लेंगे कि पैरेललोग्राम।
तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसके डायगोनल के अलाउंड होगा, ये इसके ऊपर नेट फोर्स आ गया, है ना, कि अगर इंडिविजुअल वेक्टर आपकी ये दोनों हैं तो नेट फोर्स इन दोनों का क्या हो जाएगा, कि आपका वेक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दो फोर्स के बीच में, मास के बीच में जो फोर्स होगा उसको थर्ड से कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी भी मास के ऊपर जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या होगा, जैसे कि आपका वेक्टर्स है कि एफ नेट जो होगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका वेक्टर्स। तो जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की 6 प्रॉपर्टीज होती है, सेम प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होती है एक्सेप्ट फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सेम प्रॉपर्टी सारी होगी एक्सेप्ट फर्स्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, लाइक चार्ज होंगे तो उसमें रिपल्सिव हो सकता है ना, अदरवाइज बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जैक्टली सेम है आपके ग्रेविटेशन। इसलिए कई बार हम होते हैं कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एज सच कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो इसको आप इसको बेसिक्स आपके कंसेप्ट। और ये रेगुलरली करो अटेंड। कई स्टूडेंट ओवर स्मार्ट बनते हैं कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, है ना। बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट है, वो हर क्लास करते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो जो है ना बीच बीच में गायब हो जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा ऐसे, है ना, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। लास्ट में जाके फंस जाएंगे फिर मेरे पास आते हैं, है ना, लास्ट में जाके फंस जाते हैं। कई तो मुझे मैसेज करके जाते हैं कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा आज, तो प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन क्या है ऐसे ही है, चलो देखा जाएगा, है ना, बाद में देख लेंगे कल। तो बात तो कभी नहीं आता है, फिर बाद में फंस जाते हैं, फिर फंसने के बाद फिर से मेरे पास आते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एकदम रेगुलरली क्लास अटेंड करना जो भी है ना, ये आपको सुपर पोजिशन। और इसमें ध्यान रखना कि हम इसमें किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना, कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की इसमें अप्रोच किस तरह से हो, है ना। कि तो मैं एक दो केसेस आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं, जैसे एग्जांपल 1 अगर हम लें इसे, तो क्या होता है कि सपोज आपका ये कोई स्क्वायर है, इधर इज स्क्वायर, और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे मास रखे हुए हैं, आइडेंटिकल मास, एम मास। ये चार कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं, मास रखे हुए हैं, है ना। और स्क्वायर के बीच का सेपरेशन सपोज आपको ए दिया हुआ है, कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर में 4 पॉइंट मास रखे हुए हैं, सेपरेशन कितना है आपका ए, दिस इज अ स्क्वायर, है ना। इसमें आपसे ही पूछा जाता है कि फाइंड आउट फोर्स ऑन एनी मास ड्यू टू अदर, नेट फोर्स वर्ड लगा लो यहाँ पे, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन एनी मास ड्यू टू अदर्स, ड्यू टू अदर मासेस, ड्यू टू अदर मासेस, ये आपको बताना है। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो अभी आप सॉल्व करोगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना कि किसी भी एक मास पे, इसको ले लो, इस मास के ऊपर बाकी सारे की वजह से क्या फोर्स है, तो इसके देखो 3 ही स्टेप्स होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सिंपल से देयर इज ओनली 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है आप फोर्स की डायरेक्शन लिखो, भाई फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या हो। सेकंड स्टेप इसमें ये होता है कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें, कि फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। और थर्ड स्टेप ये होता है हम इसमें वेक्टर सम ले लेंगे। तो 3 ही स्टेप्स हैं कि भाई जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो 3 स्टेप्स हो जाएंगे, कि फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर सम, है ना। तो कोई मैं चूज कर लेता हूँ, सपोज मैंने इसको चूज कर लिया, है ना, कि भाई नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा बाकी तीनों मासेस की वजह से। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन की बात करूंगा, ये एम मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
विद सम फोर्स F। ये m मास भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो भी सेम फोर्स है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे ना, ये मास भी सेम है और सेपरेशन भी सेम है। ये मास भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा डायगोनल के अलॉन्ग, लेकिन ये फोर्स अलग होगा, ये तो दोनों सेम है लेकिन सेपरेशन अब डायगोनल हो जाएगा ना। तो पहले मैंने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया कि इस मास को अगर मैंने चूज किया है तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो पहला स्टेप मिल जाएगा। फिर सेकंड पे आता हूँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड। भाई ये इंडिविजुअल फोर्सेस, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो एफ हम जानते हैं, एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे ये आ गया, मास तो दोनों सेम ही है, ये दोनों एफ तो सेम ही होंगे, एफ डैश निकाल लेते हैं, तो एफ डैश जब निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई रूट टू ए का होल स्क्वायर, ये आपका है ना, क्योंकि एफ डैश में ये जो डिस्टेंस होगी वो रूट टू ए हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने फोर्स की डायरेक्शन लिखी, फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हम बोलेंगे जो भी फोर्स होगा इन सबका रिजल्टेंट होगा, इन तीनों फोर्स का क्या होगा, वैसे आपका रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट होगा तो आपको पता है कि इसके ऊपर अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहूँ, इसी को हम सुपरपोजिशन बोलते हैं, कि जो नेट फोर्स होगा इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स, ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो एफ डैश तो है ही प्लस एक रूट टू एफ है ना, कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा एफ डैश प्लस रूट टू एफ, क्योंकि एफ डैश तो इसके लॉन्ग है ही, इस एफ और एफ का रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आपका रूट टू एफ है ना, तो सारे फोर्स की डायरेक्शन जो होगी उस डायरेक्शन में आ जाएगी, और वो एफ डैश प्लस कितना हो जाएगा रूट टू एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद आप वैल्यूज पुट कर दो, तो एफ डैश की जो वैल्यू है वो तो आपका है जी एम स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर प्लस ये रूट टू एफ, ये आपका है जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इससे जी एम स्क्वायर आप कॉमन ले लो, भाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 1/2 प्लस हो, है ना, इतना फोर्स लगेगा। जो नेट फोर्स किसी भी एक मास को ले लें तो बाकी सारे फोर्स इसमें क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, है ना, तो ये आपका नेट फोर्स आ गया। तो अब ध्यान रखना कि हमेशा जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो ये चीज होती है कि सबसे पहले हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि इंडिविजुअल जो फोर्सेस हम लिख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बाद में फिर वेक्टर सम हो जाएगा, है ना। तो जो टोटल फोर्स रहेगा इसके ऊपर किसी भी एक मास के ऊपर बाकी की वजह से, उसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी, ये आपका एफ नेट है ना, ये एफ नेट की क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी वैल्यू है, तो ये तीन स्टेप से किसी भी फोर्स की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट। है ना, ये एफ नेट हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। हाँ सही सही बेटा, एफ नेट वेक्टर सम, एफ एफ 90 डिग्री में तो उसका रिजल्टेंट रूट टू एफ हो जाएगा, रूट टू एफ से एफ डैश ऐड हो गया, है ना, रूट टू एफ से एफ डैश क्या हो गया, ऐड हो गया, बस आपने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो ये इसमें तरीका होता है, बस एक दो क्वेश्चन फोर्स के हम सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये जो एफनेट आया है ये हर एक फोर्स के लिए हर एक मास के लिए बराबर रहेगा। सेम ही होगा, सेम ही, मैग्नीट्यूड सबका सेम ही रहेगा, इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो, है ना, इस पे भी निकालोगे तो सेम ही आ जाएगा, बस डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, इस पे निकालेंगे तो इस तरफ हो, इस पे निकालेंगे तो इस तरफ हो, तो डायरेक्शन डिफरेंट होगी, सबकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, जैसे आपकी सेम, है ना, एनी मास किसी ऊपर भी निकालो, ये आपने एफ नेट कैलकुलेट कर। तो अभी हमने फोर्स पढ़ा, इसके बाद फील्ड पे आ जाएंगे, पहले फोल्ड के एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फोर्स के, ये फिर आपने आपके क्या फोल्ड दिया पे। था, ये जो कोई जनरल एग्जांपल था या अपनी तरफ से आपने दिया था? जनरल 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 एग्जांपल कि कैसे हम फोर्स निकालते हैं किसी भी एक बॉडी के ऊपर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में। ओके सर। अब आ जाते हैं
Okay, you can go for this question. A part and B part. दो पार्ट है, मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स का, डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा। हाँ, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, लेट मी चेक। हाँ, एक मिनट में चेक देख लेता हूँ। आप जी के टर्म्स में आंसर दे देना। जी के टर्म्स में भी इनवर्सली ग्रेविटेशन कांस्टेंट के टर्म्स में आंसर दे देना। 4/3 का कोएफिशिएंट डाल दीजिए इसमें। हाँ, सही है सुहाना, योर आंसर इज करेक्ट। प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, आदित्य, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। साक्षी, योर आंसर इज करेक्ट। भव्य, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। सही आंसर आ रहा है आपका, सबका सही आंसर है। और एक बार मेरा चेक कर लो। अकाग्रा, सही आपका आंसर।
ध्रुव आपने भेजा है, चेक करता हूँ मैं जरा। थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें आपके, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो उसमें आप, है ना। खुशी यादव सही है आपका आंसर, खुशी यादव का आंसर इसका, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी लोग सही ऑलमोस्ट आंसर भेज रहे हैं, तो आई शुड नॉट वेस्ट द टाइम। मनस्वी योर आंसर इज करेक्ट, है ना। साक्षी मिश्रा योर आंसर इज करेक्ट, सही है। हनी योर आंसर इज करेक्ट, सही है। एंड सेकंड पार्ट का ऑब्वियस है, वो तो वेक्टर में ही आप जान गए थे, जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तो, है ना। ये कुछ नहीं करना है इसमें, जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है ना, वो आपका 4/3 GM/R², 4/3 GM² a², फर्स्ट पार्ट का आंसर है। कुछ नहीं, आपको बताया कि डायरेक्शन लेंगे, किसी पे तो फोर्स निकालना है आपको, ये एम इसको किसी F4 से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एम भी इसको सेम F4 से अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, ये दोनों फोर्स तो आपस में कैंसिल हो गए ना, तो जो भी फोर्स इसके ऊपर नेट बच गया, सिर्फ इस एपेक्स वाले का ही तो बच गया, ये फोर्स कोई एफ डैश है, हाँ भाई, ये दोनों फोर्स तो आपस में कैंसिल हो गए, एफ डैश बच गया, और इस एफ डैश की वैल्यू को मैं निकाल लेता हूँ। जब मैं एफ डैश निकालूंगा तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग GM² तो ऐसे ही हो जाएगा, बाय डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 30 डिग्री एंगल, तो अगर ये 30 डिग्री है तो एक cos 30 हो जाएगा ना, है ना। अगर ये a है तो ये एक cos 30 डिग्री हो जाएगा, मींस ये √3/2 ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो एफ डैश नेट फोर्स जो होगा ऊपर की तरफ होगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो इतनी आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट में तो ये है, सेकंड पार्ट तो वैसे ही आसान है, तो ये सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है ना, तो ये m इसको किसी F4 से अट्रैक्ट कर रहा है सपोज, तो ये भी इसको किसी F4 से अट्रैक्ट करेगा, और ये भी किसी F4 से अट्रैक्ट, तो 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, उसका वेक्टर सम तो 0 होता है ना, तो सेकंड केस में जो नेट फोर्स होगा वो 0, थ्री वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अगर एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो सबका वेक्टर सम क्या होता है, इसलिए आपका 0, वेक्टर सम वो 0 होगा, तो सेकंड का जो आंसर होगा वो 0, बिल्कुल सही है। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया और सेकंड पार्ट का 0, है ना। तो वही डायरेक्शन से ही आधी चीज आ गई, अगर आप डायरेक्शन ही ध्यान रखोगे तो उससे काफी चीजें आ जाएंगी। तो 3 ही स्टेप होते हैं, डायरेक्शन, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जैसे मैंने निकाला एफ डैश का, एंड सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है आपको हमेशा वेक्टर सम, इंडिविजुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम हो जाएगा, है ना। तो ये आप कर लोगे इस तरह से, दिस वे वी कैन सॉल्व, है ना। तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। Okay, we can go for this question. एक आप ये वाला कर लो, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट क्लियर है। थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लेना, क्योंकि जो आपका डायग्राम है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है इसमें, तो आप लैंग्वेज देख लो। डिस्टेंस 2.5 आर कहाँ से दी हुई है, वो सेंटर ओ से डिस्टेंस दी हुई है।
इससे पहले पूरे की वजह से निकालेंगे, फिर वो कैविटी का माइनस कर देंगे। जैसे हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन में से 2 को ऐड कर रहे हैं ना, वैसे अगर कुछ बाहर निकालते हैं तो माइनस भी कर सकते हैं, है ना, वी कैन सब्ट्रैक्ट इट आल्सो। Ramesh, your answer is correct. Anirudh, your answer is correct. वो ओ और ओ सेम दिया हुआ है, अलग अलग ले लो, ओ एंड ओ डैश ले लो उसका। पीयूष, योर आंसर इज करेक्ट। एक्चुअली कई बार लैंग्वेज पढ़ना होता है, आईआईटी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लैंग्वेज पढ़ के ही चीजों को डिसाइड करते हैं, डायग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर क्वेश्चंस आएंगे दैट यू कैन अटेम्प्ट, है ना। डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें डी फॉर दिल्ली ऑप्शन जो है वो सही है। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है समझ में, कि को पहले कोई सॉलिड स्फीयर था, उससे आपने इस साइज की कैविटी बाहर निकाली, तो इतना पोर्शन बच गया। इसके और इस एम मास के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स, कि कितने फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो देखो इसमें हम करते क्या है, पहले मान लेते हैं कि कोई कैविटी नहीं,
कंप्लीट स्फीयर है, तो उसकी वजह से फोर्स पहले निकाल लेते हैं। व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। भाई पूरा अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो उसकी वजह से कितना फोर्स होता है ना, उसकी वजह से इसके ऊपर कितना है F1। तो आपको पता है पूरा अगर सॉलिड होता है तो इसका मास कैपिटल, और ये डिस्टेंस 2.5 आ रहा है और ये 0.5 आ रहा है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो होगी ना वो 2r हो जाएगी। तो हम ऐसे जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं। तो F1 की जो वैल्यू होगी वो आपके सिंपल से आ जाएगी G कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाय डिस्टेंस की जगह पे आपका आ गया 2r स्क्वायर। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर ये पूरा सॉलिड होता है ऐसे, कहीं कोई कैविटी नहीं होती, तो इसके सेंटर से इसके डिस्टेंस 2r हो जाती है। तो F1 की वैल्यू G कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाय 2r स्क्वायर। नहीं ये तो पूरे का आ गया ना, आपको ये माइनस भी तो करना है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि कैविटी की जगह पे अगर कोई सॉलिड मास होता तो वो कितने फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता। तो हम यहाँ बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू कैविटी, कि कैविटी की जगह पे अगर कोई मास होता वहां पे तो वो कितने फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता। वो फोर्स मैं F2 ले लेता हूँ, तो F2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी G इंटू एम डैश इंटू स्मॉल m बाय डिस्टेंस जो इसके सेंटर से लेंगे, तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 2.5 r स्क्वायर। और इसमें m डैश जो हो गया वो कैविटी का मास आ गया। अगर यहाँ पे कोई सॉलिड स्फीयर होता तो उसका मास कितना होता है m डैश, है ना भाई। सिंपल से m डैश इज द मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर of same size of cavity, of same size as cavity। अगर कैविटी के साइज का अगर वहां पे कोई सॉलिड स्फीयर होता तो उसका मास आपने m डैश ले लिया है, तो m डैश निकालना एकदम आसान है। m डैश इज इक्वल टू, जब मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा पूरे सॉलिड स्फीयर का मास m भाई पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये इसकी डेंसिटी तो आ गई। अगर पूरा सॉलिड होता तो मास m होता, मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। आपको निकालना है कैविटी के साइज का अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसके मास कितना होगा, तो आप उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4/3 पाई इंटू यहाँ पे रेडियस की जगह पे r/2 आ गया। हाँ ये चीज आपकी डेंसिटी हो गई, डेंसिटी को आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके m डैश की वैल्यू निकालो। कोई इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि m डैश अगर नहीं निकालोगे फिर नहीं आएगा। मैं पूरे का मास तो कैपिटल M दिया हुआ था तो आपने सीधे पुट कर दिया। अब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि कैविटी की जगह पे अगर कोई मास होता तो उसका मास अगर m डैश होता तो वो कितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करता। वो हो गया G m डैश बाई m इंटू 2.5 r स्क्वायर, r क्यूब सॉरी, यहाँ पे 2.5 सॉरी r स्क्वायर ही होगा, 2.5 r स्क्वायर हो गया, है ना। और उस m डैश की वैल्यू जो होगी वो हमने यहाँ से निकाल ली, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। तो यहाँ से m डैश की वैल्यू जो आएगी वो m/8 आ जाएगी। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू में m डैश की वैल्यू पुट कर दोगे। और थोड़ा ध्यान दो, पूरे की वजह से F1 है, कैविटी के साइज का स्फीयर होता तो F2 होता। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको F नेट निकालना है तो दोनों फोर्स को माइनस कर देंगे। टोटल फोर्स में से कैविटी वाला फोर्स माइनस कर दोगे, बचे हुए पोर्शन की वजह से फोर्स आ जाएगा। F1 से हम F2 क्या करेंगे माइनस, है तो इसको देखो कितना सर F2 माइनस। बोलो सर, अगर वो छोटे वाले स्फीयर का m/8 मास निकला है तो बड़े वाले का जो जब उसको बाहर निकाल देंगे तो 7/8 m बचेगा। और तो फिर वो एज ए पॉइंट मास बिहेव नहीं करेगा ना। अच्छा, कोई सॉलिड स्फीयर है तो हम्म, पॉइंट मास बिहेव करता है, कैविटी वाले के साथ वो पॉइंट मास की तरह बिहेव नहीं करता, वो ध्यान रखना है। तो सर उससे फिर अलग आएगा, फिर उसमें नहीं पुट कर सकते। उससे अलग आंसर है। तो ये पूरा अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो ये एज ए पॉइंट मास बिहेव करता है, चाहे वो कैविटी के बराबर का स्फीयर हो चाहे पूरा स्फीयर। लेकिन ये चीज ऐसे एज ए पॉइंट मास बिहेव नहीं करती, तो इसको हम एज ए पॉइंट मास नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले पूरा एज्यूम कर लो, F1 निकाल लिया, कैविटी का एज्यूम कर लो, F2 निकाल लिया, इसको बाहर निकालना है, F1 से F2 माइनस कर। जैसे सुपरपोजिशन में दो फोर्स को हम ऐड करते थे, वैसे ही अब एक फोर्स से दूसरे फोर्स को हम क्या कर देंगे माइनस। तो नेट फोर्स की जब वैल्यू आप निकालोगे तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन सही है। इसका आंसर जो आएगा वो 23/11।
23/11 G कैपिटल M into small m by R square, है ना? तो मतलब D फॉर दिल्ली ऑप्शन ये आंसर है। ध्यान रखना। तो ये बार बार आप वैसे अभी मैकेनिक्स में बहुत आगे नहीं पहुंचे हो ना, तो अगर वो पढ़ लिया होता तो ये सब चीजें तो यूजुअली आएंगी उसमें भी, ऐसा हम कई केसेस में करते हैं। जब भी कैविटी का केस आएगा तो यही कंसेप्ट होता है, पहले पूरे का निकाल लो। नहीं, सेंटर ऑफ मास, इससे सेंटर ऑफ मास का रिलेशन। उसमें ऐसी चीजें उसमें भी यूज होती है, पूरे का निकाल के उसको माइनस कर। है ना, ये इसमें कंसेप्ट है। तो इसमें ये एक्सरसाइज हमेशा आप करना, ये मास पर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन जिसका मुझे मास निकालना है ना, तो m डैश की वैल्यू m बाई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका फोर्स का, फिर हम फील्ड पे आते हैं। अब भाई काफी सिलेबस सब थोड़ा मूव करेगा ना, इसलिए कभी कोई क्लास मिस नहीं करना आप, क्लास मिस करोगे तो अब लॉस ज्यादा हो जाएगा, है ना, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसी क्लास नहीं मिस करना चाहिए, लेकिन अब ज्यादा लॉस होगा क्योंकि सिलेबस अब मूव काफी फास्ट करेगा। चलो इसके बाद हम आते हैं, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। प्रियांशु आपका आंसर सही है। और सही नहीं है, डिफरेंट आंसर है। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज ए बाइनरी स्टार सिस्टम। हर स्टार सिस्टम ऐसे मूव करता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से तो उसका मूवमेंट होता
हाँ, Ramesh, your answer is correct. Manasri, your answer is correct. हाँ, Anirudh, your answer is correct. Okay. Just I will explain this. काफी लोगों के आंसर सही आ गए हैं, है ना? इसका आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बी फॉर बॉम्बे. आदित्य, सही आपका आंसर है ना? बी फॉर द करेक्ट ऑप्शन. देखो क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो स्टार्स हैं एम मास के, इनके बीच का सेपरेशन डी है, और ये अपने सेंटर के अबाउट, जो इनका सेंटर था d/2 पे, उसके अबाउट ऐसे रोटेट करना है सर्कुलर मोशन में, है ना? तो सर्कुलर मोशन में तो उनका टाइम पीरियड कितना हो? तो पहले तो हम जानेंगे कि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होता क्या है. तो सर्कुलर मोशन का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, तो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होता है 2πr/v. जानते हैं 2πr इसका सर्कमफ्रेंस है, उसको v स्पीड से डिवाइड कर देंगे. अगर कांस्टेंट स्पीड से दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं तो टाइम पीरियड जो होगा वो 2πr/v है ना. अब इसमें r तो आपको पता ही है कि जो भी सर्कुलर मोशन होगा उसका जो रेडियस है, रेडियस तो d/2 है. यहाँ तो ये तो चीज आ गई 2π इंटू ये आपका रेडियस आपका d/2. लेकिन v निकालने के लिए ना हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे कि भाई दोनों एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सिंपल सा बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम प्रोवाइड necessary centripetal force, provide necessary centripetal force for circular motion. centripetal force है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो दोनों के बीच में होगा वही क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंट्रिपेटल फोर्स. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हम जानते ही हैं कि gm²/d² हो जाएगा. gm1 m2/r², क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में d है, और ये सेंट्रिपेटल फोर्स हो जाएगा mv²/r के, m इंटू v²/r, r की जगह पे d/2 आ गया. ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. ग्रेविटेशनल फोर्स mv²/r के इक्वल होता है. कि जब भी हम यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स की बात करते हैं ये इक्वल होता है mv²/r के. तो मास m है, स्पीड स्क्वायर इतनी है, रेडियस इसकी d/2 आ गई. तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, उस v को आप वहां पुट कर दो. यहाँ से m की एक पावर तो कैंसिल हो गई, v की भी एक पावर आपकी कैंसिल हो गई, तो जो वो आपकी हो जाएगी √(gm/2)।
है ना, ये क्या आ गया इसलिए आपका v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ गया इसलिए आपका gm/2d। इस v की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ से हम पुट कर देंगे इसलिए आपका अंडर रूट ऑफ gm/2d, है ना। तो इससे आप देखो कितना आंसर आपका है ना। तो इससे मेरे ख्याल से डी ऑप्शन मैच कर दोगे, है ना। इससे जो ऑप्शन मैच करेगा वो कौन सा मैच करेगा, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। ये अब सब जो मोशन में ही पढ़ना है इससे। सर आपने mv² अपॉन r, अच्छा यस mv स्क्वायर बाय r की जगह पे डिवाइड 2 आ गया ना, डी अपॉन, सही है, रेडियस की जगह पे डिवाइड 2 आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह। तो इससे आप कैंसिल आ गए। हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दिस वे वी कैन फाइंड, ये आपका आंसर है ना। तो इससे बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, ये आपका है, ठीक है। तो ये जस्ट हमने अभी बात की है ग्रेविटेशनल फोर्स की, हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको यही करना है जो मैंने अभी बताया है, ऐसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या करेंगे जैसे कि आपके न्यूमेरिकल सेटअप। लेकिन थोड़ी सी एक चीज आती है कि जो फिजिक्स का मेन एम है ना, वो चीजों को यूनिफाई करना होता है ना। जैसे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की कोशिश होती रहती है, तो ये सारे जो फोर्सेस है ना वो एक ही यूनिफाई हो जाए, तो ऐसे चैप्टर को भी हम यूनिफाई करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि भाई ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है, तो जब हम चैप्टर को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी यूनिफाई होने चाहिए। तो जैसे हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का इक्विवेलेंट कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी चार्ज का जो इन्फ्लुएंस होता है, तो चार्ज के इन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप बात करोगे तो इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज जो होगा वो आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां भी किसी चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज, इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। वैसे हम इन्फ्लुएंस ऑफ मास अगर देखना चाहें कि भाई कहीं भी इन्फ्लुएंस अगर किसी मास का है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ मास जो होता है इसी को हम एक नया नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। कि भाई अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, मतलब जहां तक अर्थ का इन्फ्लुएंस हो रहा है उसकी फील्ड होगी। तो इन्फ्लुएंस को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर हम यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्चुअली में देखो अब तक हम सीधे यूज कर रहे थे कि दो चीज के बीच में फोर्स लग जाए, इसी को हम टू स्टेप प्रोसेस में लेंगे। हमें बोलेंगे कि कहीं भी कोई सिस्टम ऑफ मास है, कि कहीं पे भी अगर कोई सिस्टम ऑफ मास है ना, कि कहीं पे भी अगर आपने कोई सिस्टम ऑफ मास रख दिया, कोई भी सिस्टम ऑफ मास हो सकता है, कि सिस्टम ऑफ कोई मास है, तो ये अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, अपना इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करेगा। कि कहीं भी सिस्टम ऑफ कोई मास रखा हुआ है, ये अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। कि भाई कोई भी सिस्टम ऑफ मास है, अपने सराउंडिंग में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई दूसरा मास आएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट, थर्ड स्टेप में आ गया एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर मासेस, एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर मासेस। ये दो स्टेप प्रोसेस हो गया। पहले हम सीधे क्या करते हैं, दो मास के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं, और हम बीच में एक स्टेप ला देते हैं कि कोई भी मास है अपने चारों तरफ अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, उसी इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस फील्ड में जब दूसरा कोई मास आएगा तो उसके ऊपर क्या एक्सर्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो यहाँ से थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड की ना डेफिनेशन दिया जाती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना. ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम ई वेक्टर सिंबल यूज करते हैं. ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या यूज होगा सकते आपका सिंबल. हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सोर्स मास at any point is gravitational force per unit mass. सर हाँ बताओ. सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस होगा मतलब इस चैप्टर में? इससे कोई रिलेशन नहीं. अच्छा, वो बस आपने दोनों बताया. अलग अलग. बस बताने के क्या है कि भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड आए क्यों. तो हम एक्चुअली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा पढ़ना चाहते हैं, यूनिफाई करना चाहते हैं चीजों को. तो जैसे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस होता है, वैसे मास का जो इन्फ्लुएंस होगा उसको मेजर करेंगे तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड. जैसे सर हमने दोनों कांसेप्ट को हीट ट्रांसफर में करंट और हीट के बीच में एनालॉजी डिफाइन करी. वही चीज बिल्कुल तो सही बोल रहे हो. जैसे कि आपने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट सेम, वैसे ये दोनों सेम जो होते हैं तो एक कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया. लेकिन जेई में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे यहाँ पे आ गया. मतलब कई बार कैसा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन ग्रेविटेशन के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों मिक्स करके वो पूछते हैं. मतलब कंसेप्ट सेम रहता है, नाम अलग अलग. चार्ज की जगह मास आ जाएगा, मास की जगह पे चार्ज. तो ध्यान रखना जो ग्रेविटेशनल फील्ड है तो हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द सोर्स मास. सोर्स मास का मतलब हो जाएगा जिसकी वजह से हम फील्ड निकाल रहे हैं. एट एनी पॉइंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास exert on a small mass placed at that point. A small mass placed at that point. ये इसकी डेफिनेशन है मैथमेटिकल. अदरवाइज तो मतलब तो इसका इन्फ्लुएंस ही होता है. तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द सोर्स मास एट एनी पॉइंट is gravitational force per unit mass exert on a small mass placed at that point. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको किसी कैपिटल एम मास का इन्फ्लुएंस निकालना है. इसी को हम सोर्स मास बोलते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हैं, है ना. तो सिंपल सा आ गया कि यहाँ पे आपका कोई कैपिटल एम मास आ गया, है ना. यहाँ पे क्या आ गया कि आपका कोई कैपिटल एम पॉइंट मास है, ये कोई कैपिटल मास है. तो इसका इन्फ्लुएंस हर जगह पे होगा. तो हमें जानना चाहते हैं कि इस कैपिटल एम मास की वजह से किसी डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है. सोर्स मास सिस्टम ऑफ मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इस पी पॉइंट पे कितना होगा. तो आप देखना कि वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड एक सिंगल मास की वजह से ही होता है, लेकिन डिफाइन करने के लिए ना हमें यहाँ पे मास प्लेस करते हैं. एक बहुत छोटा सा मास लाते हैं ताकि वो उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है ना. इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल मास वर्ड यूज किया. स्मॉल मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, है ना. तो यहाँ पे आप एक छोटा सा मास लेते हो स्मॉल एम. तो आप बोले जैसे आप स्मॉल एम मास यहाँ पे लाओगे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हो जाएगी, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर. तो मैंने बोला है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है E, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है दिस इज सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, है ना. अभी मैग्नीट्यूड है ना कि भाई इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा और यही फोर्स पर यूनिट मास क्या हो जाएगा इसलिए आपका ग्रेविटेशनल फील्ड. तो सिंपल सा आप बोलोगे फोर्स तो आपने निकाल लिया, तो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर हो गया. इसको आप एन से डिवाइड कर दो तो स्मॉल एम कैंसिल हो गया. तो स्मॉल एम यहाँ हो ना हो फील्ड तो होगी. स्मॉल एम तो जस्ट फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ यूज किया. एक छोटा सा मास रख दिया, उसके ऊपर फोर्स आ गया, यही फोर्स पर यूनिट मास उस पी पॉइंट पे कैपिटल एम की वजह से फील्ड हो जाएगी. यहाँ से कैपिटल एम कैंसिल हो गया, यहाँ से फील्ड की वैल्यू आ गई. तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू पॉइंट मास. Sorry, gravitational field. This is simply gravitational field
ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, पॉइंट मास कैपिटल एम, है ना, कि कोई भी अगर पॉइंट मास है तो उससे r डिस्टेंस पे अगर कोई p पॉइंट है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, gm by r स्क्वायर, है ना। तो मतलब सिंपल से आपने ये डिफाइन कर लिया कि कोई भी अगर आप मास यहाँ पे प्लेस करोगे, है ना, कि सपोज ये कोई पॉइंट मास है, पॉइंट मास मतलब बहुत छोटा है, स्फेरिकल चीज भी ऐसे पॉइंट मास क्रिएट करती है, तो इस पॉइंट मास से किसी r डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर मैं फील्ड निकालना चाहूँ तो इस फील्ड की वैल्यू सिंपल से आपकी हो जाएगी gm by r, हाँ भाई, वहां पे कोई दूसरा मास होना जरूरी नहीं है, दो मास तो फोर्स के लिए जरूरी है, फील्ड तो एक सिंगल मास की वजह से हो सकती है। तो इस मास ने हर जगह पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, इस इन्फ्लुएंस को किसी p पॉइंट पे हम मेजर कर रहे हैं फील्ड से, और वो फील्ड कितनी हो जाएगी gm by r स्क्वायर। तो यहाँ पे p पॉइंट पे क्या निकाल लिया, फील्ड। अब वापस से बात है कि फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, इससे वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर है तो जो फील्ड होगी वो भी क्या हो जाएगी, सिंपली आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही फील्ड की होगी। इसके ऊपर फोर्स अगर अट्रैक्टिव है तो इसके ऊपर फील्ड भी कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपकी इस तरह से अट्रैक्टिव होगी, है ना। तो इस m मास की वजह से किसी p पॉइंट पे एक अट्रैक्टिव फील्ड होगा, m मास की तरफ, फोर्स मास की तरफ, और उस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, gm by r। तो ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, कई बार जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, है ना भाई, इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे ऐसे, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना तो एक बाहर माइनस साइन लगा, हम लिख देंगे gm by r स्क्वायर इनटू r कैप, एक आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, है ना। r कैप किसमें क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, this r cap is the position unit vector, position unit vector of point p, point p with respect to source mass, या with respect to कैपिटल M लिख लो, ज्यादा तो कंफ्यूज मत करो इससे, है ना, क्योंकि कैपिटल M के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है, तो आपको पता है इस कैपिटल M के रिस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में लूं तो पोजीशन वेक्टर तो राइटवर्ड होगा ना, से r होगा, है ना, लेकिन फोर्स फील्ड तो लेफ्टवर्ड है, तो दोनों में एक नेगेटिव रिलेशन आ जाएगा, इस m के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर तो p की तरफ होगा, है ना, और जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, तो जो r कैप होगा उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, लेकिन r कैप के अलावा फील्ड थोड़ी लग रहा है, वो तो उसकी तरफ लगता है, अपोजिट लगता है, इसलिए माइनस है, मैग्नीट्यूड में तो कोई डायरेक्शन आएगा नहीं, सिंपल gm by r स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो उसको इस तरह से, है ना। तो ये आपने डिफाइन किया किसी पॉइंट मास किसी r डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, gm by r स्क्वायर। हाँ, अब सेकंड स्टेप आ गया कि अगर किसी पॉइंट पे आपको फील्ड पता है, जैसे मैंने बोला कोई भी पॉइंट है, किसी पॉइंट में मुझे फील्ड पता है कि इस तरफ है, हाँ ये फील्ड है, अब इसमें भी जब कोई दूसरा मास आएगा, मतलब हम कोई बोल रहे हैं इस पॉइंट पे अगर जब दूसरा मास आएगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे अगर कोई दूसरा स्मॉल एम डैश मास ले लें, कोई मास नहीं, नॉट नेसेसरी छोटा मास ले, हाँ छोटा मास तो जस्ट डेफिनेशन के लिए हम यूज करते हैं, कोई भी एम डैश मास लेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जो डायरेक्शन फील्ड की होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, फोर्स, और ये जो फोर्स होगा ये जस्ट एम डैश इनटू यू, सिंपल चीज है कि पहले आप इस मास की वजह से इस पी पॉइंट पे आपने क्या निकाल लिया फील्ड, अगर आपको ये फील्ड पता है और कोई दूसरा मास आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो मास को फील्ड से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका फोर्स, मास को फील्ड से निकाल के हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका फोर्स निकाल सकते हैं। कोई चीज थी
जो आप सीधे लगा रहे थे आप उसको 2 स्टेप में डिवाइड कर दो। पहले आप फील्ड निकालोगे और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मास आएगा तो उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, सिंपली आपका फोर्स, राइट? ये आपको निकालना है। किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। सर ये सेकंड पॉइंट जो बोला आपने कि फील्ड पहले है एंड देन जब मास आ जाएगा तो हम डिफाइन कर सकते हैं, बट सर ग्रेविटेशनल फील्ड की हमें ओरिजिनली डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? वो तो पहले किस इस मास से निकालेंगे ना, यहाँ से निकालेंगे। सर, वो बट तो मैंने मास दूसरा मास तो दे ही नहीं रखा ना सर, सिर्फ पी पॉइंट दे रखा है और तो ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। अब उसमें जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको पी दिया होगा ना, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिया। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, आप समझ जाओगे इसे। जैसे मैंने इसको आप इस तरह सोचो कि आप डायरेक्शन अपने आप समझ जाओगे किस तरह से हम कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा, इसको पहले आप देखो, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे सपोज कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, है ना? यहाँ पे कोई इक्विलैटरल इस तरह से ट्रायंगल, जैसे फोर्स निकालते हैं वैसे ही फील्ड निकालते हैं, बस एक 2 स्टेप प्रोसेस। ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और साइड लेंथ है, यहाँ पे 2 मास रखे हुए हैं, है ना? कोई भी कैपिटल एम एंड कैपिटल एम, 2 पॉइंट मास है। एपेक्स पे कोई मास नहीं, एपेक्स पे देयर इज नो मास, जस्ट एपेक्स कोई पी पॉइंट। तो आपसे बोला जाएगा इस केस में कि फाइंड आउट नेट फील्ड एट पॉइंट पी। भाई पी पॉइंट पे अभी कोई मास नहीं है, तो वहां पे आपको नेट फील्ड निकालना कितना होगा, इस पी पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो मैं वही स्टेप यूज करूंगा। सबसे पहले डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, सुपरपोजिशन। तो मैं बोलूंगा एम मास की वजह से यहाँ पे फील्ड होगी, वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होगी टुवर्ड्स द मास होगी, जो भी सोर्स मास है, वो फील्ड आपकी ई हो जाएगी। इस एम मास की वजह से भी यहाँ पे फील्ड होगी, ये भी ई हो जाएगी। हाँ? सबसे पहले मैंने बोला कि इस मास की वजह से एक अट्रैक्टिव फील्ड इसकी तरफ ई हो जाएगी। अभी पी पे कोई मास नहीं है दूसरा, इस एम मास की वजह से भी यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो पहले तो डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, फिर हम ई का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो चूंकि पॉइंट मास है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, जीएम बाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं बोलूंगा फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका हो जाएगा जीएम बाई ए स्क्वायर, साइड लेंथ इसकी ए है ना? अब नेट फील्ड मुझे निकालना है, तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ये बोलता है कि नेट फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हो वेक्टर सम। तो मैं क्या करूंगा कि एंगल अगर 60 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो ई का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा ई cos 60, ये वाला भी क्या हो जाएगा, ई cos 60। हाँ, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ई sin 60, ई sin 60, ये आपका हो जाएगा 2 ई sin। तो पहले मैंने बोला इस m की वजह से फील्ड ई होगा इसकी तरफ, इस m की वजह से फील्ड ई होगा इसकी तरफ, ई का मैग्नीट्यूड इतना होगा और रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गया, वर्टिकल एंड। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि नेट फील्ड एट पी पॉइंट पे कितना होगा, ई नेट, तो आप लिखोगे ई नेट की वैल्यू हो जाएगी 2 ई sin 60। sin 60 का मतलब हो जाएगा √3/2, और ई की वैल्यू भी gm by a स्क्वायर पता है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया √3 gm by a। भाई उस पी पॉइंट पे जो फील्ड होगी 2 ई sin 60 बच जाएगी और ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो √3 gm by a स्क्वायर। तो इन दोनों मास का अपने यहाँ पे इन्फ्लुएंस निकाल, इन दोनों मास की वजह से उस पी पॉइंट पे इतनी फील्ड होगी। डायरेक्शन भी आपको पता है, भाई सोर्स मास के अकॉर्डिंग डायरेक्शन इसकी किस तरफ हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -j, है ना? जो नेट फील्ड है उस पी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, बेसिकली आपका -j है। तो ये तो आपने पहला स्टेप कर लिया भाई, पहले आपने फील्ड निकाल लिया पी पॉइंट पे कितनी। अब इस पी पॉइंट पे, है ना, इतना फील्ड होगा।
अगर इस P पॉइंट पे अब कोई दूसरा मास आ जाता है, सपोज इस P पॉइंट पे आपने कोई स्मॉल m प्लेस कर दिया, तो इन दोनों मास की वजह से फील्ड है, जब स्मॉल m आएगा तो उसके ऊपर फोर्स रहेगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस m मास पे फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे फोर्स इक्वल टू हो जाएगा जो मास हम प्लेस कर रहे हैं इनटू फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो मास को आपने स्मॉल m प्लेस किया है और फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं, फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 gm by a स्क्वायर। हाँ, और डायरेक्शन जो उस पॉइंट पे नेट फील्ड की होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, फोर्स की, तो माइनस जी आ जाएगा। अल्टीमेटली फोर्स का कंप्लीट आंसर आपके √3 g कैपिटल M into स्मॉल m by a स्क्वायर माइनस जी। तो ऐसे निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम फील्ड को लाते, अब ऐसे भी तो हो सकते थे, ये मास इसको इस तरफ F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये मास इसको F फोर्स की तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, ये चीज तो आ जाएगी। लेकिन हम जानबूझ के, मैंने बोला ना कि एक इंटरमीडिएट कंसेप्ट बना, पहले हम इन दोनों मास की वजह से इस P पॉइंट पे क्या निकाल लेंगे, फील्ड कितना, और उस फील्ड जैसे आपका आगे की फील्ड की वैल्यू नेट कितनी होगी, तो फील्ड को अगर कोई दूसरा मास वहां प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स आ जाएगा, तो मास को फील्ड से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, फोर्स। तो जो डायरेक्शन नेट फील्ड की होगी वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, कि आपका नेट फोर्स। जस्ट आप इस तरह से इसको डिफाइन करें, ये जस्ट हमने थोड़ा सा, अभी ग्रेविटेशनल फील्ड कंटिन्यू होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन है ना। तो अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड ही निकालना सीखेंगे भाई, ये तो जस्ट एक सिस्टम आ गया, बहुत सिंपल, बहुत सारे सिस्टम होते हैं भाई, रॉड हो सकती है, रिंग हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, सबकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाए फिर फोर्स निकालना तो एकदम आसान, मास को फील्ड से मल्टीप्लाई, हाँ, उससे क्या आ जाएगा सर, आपका फोर्स आ जाएगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड की जो यूनिट होगी, यूनिट निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो यूनिट होगी, या आपका ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स बाय मास ही तो होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन बाई केजी, फोर्स का न्यूटन, न्यूटन बाई केजी। ये हम समझ सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड के बारे में पढ़ा, कैसे टाइम भी ओवर हो गया है। So that is all for today. In next class we will continue the same topic. थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं।